हेलो दोस्तों, मैं सर्व कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान वृक्ष लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग लॉजिकल में जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बैंक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। तो चलिए इसे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी व्यवस्था की शुरुआत करने जा रही है जिससे पेट्रोल पंप पर पेमेंट के लिए कैश, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उंगली के मदद से ही बिल दिया जा सकेगा, है ना। लेकिन इसके लिए बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक होना ज़रूरी है। तो देखो, अब यहाँ पे है ना कि अगर हम लोग भी पेट्रोल पंप वगैरह पे जब जाते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ या फिर सेल फ़ोन से ही हम लोग पेमेंट करते हैं। लेकिन देखो, ये और भी आसान है। ये कह रहा है कि सिर्फ बस उंगली के मदद से ही आप जो है वो बिल का पेमेंट कर सकते हैं। बट इसके लिए देखो एक कंडीशन है कि बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक होना इसके लिए ज़रूरी है, ये बोल रहा है आपसे। तो जो आपने ये जो चीज़ पढ़ा, तो इसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। जब आपने ये पूरे पैसेज को जब पढ़ा तो आप उससे फिर कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, ये आपको बताना है। कंक्लूजन जो कि स्टेटमेंट का एक निचोड़ होता है। स्टेटमेंट का निचोड़ यानी कंक्लूजन जो होगा वो कभी बहुत बड़ा सा बड़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल एक सटीक जानकारी देगा। तो आपको यही निष्कर्ष में बतलाना है कि जब आपने इस स्टेटमेंट को जब पढ़ा तो आपके दिमाग में क्या कंक्लूजन आया, क्या निष्कर्ष आप निकाल पाएंगे, ये बस आपको बतलाना है। तो देखिए, फर्स्ट है कि सरकार पेट्रोल पंप के माध्यम से होने वाले ब्लैक मनी के प्रवाह को रोकना चाहती है ना। अब देखो, अब इसको कनेक्ट कर दिया ब्लैक मनी से, ठीक है। सेकेंड आइए देखते हैं, सरकार कैश ट्रांसफ़र की व्यवस्था को आधार से जोड़ना चाहती है ना। दूसरा है कि कैश ट्रांसफ़र को बस वो आधार कार्ड से उसको जोड़ना चाहती है। नंबर थर्ड है कि सरकार कैश, क्रेडिट या डेबिट कार्ड में होने वाले गड़बड़ी की संभावना को कम करना चाहती है ना। तो ये बताइए कि जब आप इस चीज़ को जब पढ़े, इस पूरे जब थीम को जब आपने देखा, तो इससे यह आप निष्कर्ष क्या निकालोगे। क्या यह ब्लैक मनी से रिलेटेड बातें हो रही है? नहीं। और नंबर सी है कि यह कैश, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड में गड़बड़ी की संभावना को कम करना, तो ऐसा भी नहीं है। बस वह इस चीज़ों को बस वो आसान बनाना चाहती है। और बट देखो, एक लास्ट में कंडीशन है कि बस बैंक अकाउंट आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो ना कि जो कि बिल्कुल कनेक्टेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो यह बिल्कुल कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। यह बिल्कुल कोरिलेट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी कि सरकार धन हस्तांतरण व्यवस्था को आधार से जोड़ना चाहती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के साथ 201.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय समझौता किया गया है, ठीक है। इसके द्वारा प्रतिभागी इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी और इक्विटी में बढ़ोतरी की जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, इसमें आपको अजम्पशन बतलाना है कि क्या आखिर अजम्पशन होगा, ये आपको बतलाना है। अजम्पशन के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि अजम्पशन जो है वह पहले की चीज़ें होती है ना। पहले कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आई, ठीक है, और उसके आधार पे फिर आपने कोई स्टेटमेंट बताया। तो आप देख रहे हो कि बोला कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए, है ना, जो कि टेक्नोलॉजी है, मतलब जो टेक्निकल जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी सुधारने के लिए विश्व बैंक के साथ इतने मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय समझौता किया गया है, ताकि जो पढ़ाई है, जो टेक्निकल जो एजुकेशन है उसमें सुधार हो सके, उसकी क्वालिटी बेहतरीन हो सके। और इसके द्वारा प्रतिभागी जो इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी और इक्विटी में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये जो बोला गया है, तो इसके पहले की बातें क्या है,
ठीक है। मतलब ये जो बातें बोली गई है तो पहले की बातें क्या है ना। तो देखो, अगर आप इसका एजम्पशन देखते हो तो ये बोलोगे ना कि तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता, मतलब उसको सरकार जो है वो क्या करना चाहती है, सुधारना चाहती है। ठीक है, मतलब ये सुधारना चाहती है, तब जो है वो समझौता कर रही है विश्व बैंक के साथ। अभी मैं इसे ये भी कर सकता हूँ कि इसके लिए सरकार के पास अभी पर्याप्त धन नहीं है, तब तो वो जो है वो समझौता कर रही है ना, वित्तीय समझौता, पैसे मांग लो ले रही है विश्व बैंक से। यानी आप पहले की बातें क्या है, मेरे पास मान लो नहीं है, कम है, तब तो मैं विश्व बैंक से ही ले रहा हूँ। तो ये सब अजम्पशन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला बोला कि भारत के गुणवत्तापूर्ण तकनीकी संस्थानों की कमी है। अब ये बोल रहा है कि गुणवत्तापूर्ण तकनीकी संस्थानों की कमी है, ये बोल रहा है। तो ये बताओ, यहाँ पे संस्थानों की कमी के बारे में नहीं कहीं जिक्र हुआ। क्या बोल रहा है कि शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, संख्या के बारे में ये बातें नहीं है। तो फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गया, ये तो अनुमान नहीं है। दूसरा, भारत में तकनीकी शिक्षा पर कम व्यय किया जाता है। बताओ, खर्चे कम किए जाते हैं या ऐसा है, ये तो भी चर्चा नहीं किया गया है कि कम खर्चा किया जाता है ऐसा कुछ। तो ये भी क्या है, गलत है अनुमान। नंबर तीसरा है, इससे तकनीकी शिक्षा के मामले में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर आ जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ सीधे अपेक्स मतलब कि जो टॉप पे है उसके भी आने की बात नहीं कही गई है। नंबर 4 है कि इससे शिक्षण संस्थानों में नई प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। तो ये भी जो है वह बिल्कुल ट्रैक से उतरी हुई बातें हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ई नंबर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है ना। अब देखो, कन्फ्यूजन ये बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं तो बहुत बच्चे ए और बी को टिक कर देते हैं। ठीक है, चलो सी और डी जो है वो छाट लेते हैं, बट ए बी में बहुत सारे बच्चे बता देते हैं कि हाँ सर ये ए होगा, बी होगा, है ना। तो ऐसा गलती ना करें, जैसे मैं आपको अप्रोच बतला रहा हूँ, जैसे आपको समझने बतला रहा हूँ, उस तरह से बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर क्या होगा, ई नंबर। ठीक है, कोई भी मैच इसमें जम्सन नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे ये है कि जन सर्वेक्षण के आधार पर, समझिएगा कि जन सर्वेक्षण के आधार में तैयार एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमीर लोगों की तुलना में गरीब लोग ज़्यादा खुश होते हैं। ये बोला कि भाई अमीर लोगों की तुलना में गरीब लोग ज़्यादा खुश हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त निष्कर्ष का खंडन करता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है तो कौन जो है उसको खंडन करता है ना। खंडन करता है मतलब समझ लो कि मैं आपकी बातों को खंडन कर रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं काट रहा हूँ। समझ रहे हो बात को, ये आपको बताना है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ये बोला गया है कि कठोर जीवन शैली वालों की दुख की तुलना में जो लोग आरंभिक जीवन जीते हैं वो ज़्यादा दुखी होते हैं। तब तो ये तो खैर कोरिलेट नहीं कर रहा है, ये तो एक स्टोरी बता रहा है। क्योंकि लॉजिकल में हमेशा आपको ये देखना है कि जितना भी स्टेटमेंट कहा गया है ठीक है, उसी के इर्द गिर्द, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बातों को सोचना है। दूसरा, चलिए, गरीब लोगों में रोज़मर्रा के कामों के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। तो ये इसकी बात को काट नहीं रहा है ना, वो इसको और स्ट्रॉन्ग बना रहा है ना, खंडन नहीं कर रहा है ये। तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा, ऐसे सर्वेक्षणों का उत्तर देते समय लोग सामान्यतः झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये भी तो कुछ कोरिलेट नहीं हुआ। नंबर 4, अमीर लोग गरीब लोगों की तुलना में जीवन पर्यंत हीनता की भावना से ग्रसित होते हैं। अब देखो, ये बोला कि अमीर लोग गरीब लोगों की तुलना में जीवन पर्यंत हीनता की भावना से ग्रसित होते हैं। तो ये भी तो इससे कोरिलेट नहीं हो रहा है ना कि अमीर लोग जो है वो हीनता की भावना से ग्रसित होते हैं। फिर है ई नंबर कि गरीब लोगों का निर्वहन मुश्किल से हो पाता है। अब देखो, यह जो है यहाँ पे बोला कि खुश रहते हैं, तो इस बातों को कौन ये काट रहा है, क्यों? क्योंकि गरीब लोगों का निर्वहन मुश्किल से हो पाता है, इसीलिए वो समझ लो कि एडजस्ट करते हैं, है ना। तो ई नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक है। बोला है कि केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर को, जो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू करने की योजना बना रहे हैं, जो कि हो चुका है जीएसटी लागू। ठीक,
जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी लागू होने के बाद कई स्तर पर लगने वाला कर खत्म होगा। उत्पाद कर, सेवा है ना, कर, वैट और स्थानीय शुल्क इत्यादि इसमें समाहित हो जाएंगे। मतलब जितने भी जो टैक्सेस हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया है उत्पाद टैक्स, है ना, और तो स्थानीय शुल्क इत्यादि इसमें सब जो है वो मिल जाएंगे, मिक्सचर हो जाएंगे। तो ये बोला जा रहा है कि सरकार की इस पहल का क्या प्रभाव होगा। देखो इस पर इफ़ेक्ट बताना है कि अगर ऐसा होता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ये आपको बतलाना है। चलिए देखते हैं। तो पहला बोला कि लगभग सभी राज्यों में ज़्यादातर चीज़ें एक ही दाम पर मिलेंगे। तो हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। कह रहा है ना कि जीएसटी पूरे देश के लिए का अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत, देखो यहाँ है ना, एकीकृत साझा बाजार है ना, मिला देगा, एकीकृत कर देगा। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, फर्स्ट नंबर तो करेक्ट लग रहा है ना। उसके बाद आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड है कि कई चीज़ों की, ठीक है, बोला है कि कई चीज़ों की एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रही तस्करी पर काफ़ी हद तक रोक लगेगी। तो है, ये भी तो सही है ना। एकीकृत साझा बाजार बना देने का मतलब कि जो स्टेट बाय स्टेट जो तस्करी वगैरह जो है कई चीज़ों पर, उस पर क्या है, काफ़ी हद तक रोक लगेगी। तो ये भी सही है। व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल सही है। एकीकृत का वर्ड का मतलब ही आ गया, बात समझ रहे हो ना। सब जगह जो है सबको मतलब मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको देखते हैं, ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह को लॉन्च करके नया इतिहास रचा है। ठीक है, और एक अंतरिक्ष अभियान में इससे पहले एक साथ जो 104 उपग्रह नहीं छोड़े गए थे। तो इस अभियान में भेजे गए 104 उपग्रह भारत के हैं, जबकि अच्छा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था कि जो 104 हैं उसमें से 3 भारत के हैं और बाकी जो है अन्य देशों के हैं। ठीक है, तो एक साथ 104 उपग्रह को भेजने के बाद अंतरिक्ष बाजार में भारत की जगह और मजबूत होगी। मतलब ये बोला गया कि टोटल 104 भेजा गया, जिसमें 3 जो हैं वो भारत के हैं और बाकी अन्य देशों के हैं। बात समझिएगा। तो उपरोक्त तथ्य को कौन सा तर्क मजबूत बनाता है ना, कि भारत का जो स्थान है वो मजबूत होगा। तो इसको और स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, ये आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि भारत से किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का खर्च में 60 से 65% फीसदी कम होता है ना। अब देखो यहाँ तर्क की बात हो रही है कि भाई का देखो, जब बोला गया है कि 104 में से 3 भारत के ही हैं, तो मतलब यहाँ पे एक मेजॉरिटी की बात की गई है और बाकी जो है अन्य देशों के हैं, है ना। ऐसा कहीं नहीं बोला कि एक ही देश वाला 4 छोड़ा या 5 छोड़ा, ऐसा नहीं है। बस 3 भारत के हैं और बाकी अन्य देशों के हैं, ऐसा बोला। तो फर्स्ट जो है ये है कि भारत से किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का खर्च में 60 से 65% फीसदी कम होता है। तो हमें बस ये स्ट्रॉन्ग तर्क बताना है। और यहाँ पे है कि उपग्रह भेजने की बात हो रही है तो उसको हम लोग खर्च से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो सकता है अभी तक, लेकिन इससे भी कुछ अगर स्ट्रॉन्ग मिलेगा तो हम लोग उसको मानेंगे। बात समझ में आई। दूसरा है कि अमेरिका ने नासा के बजट में से 1/3 की कमी की है। अब देखो, जब यहाँ पे अब कमी की है नहीं की है, ये तो मजबूत नहीं बना रहा है। और हमें यहाँ मतलब है अभी क्या, इंडिया से, है ना। यहाँ पे क्योंकि इंडिया को हमें दिखाना है कि अंतरिक्ष बाजार में भारत की जगह और मजबूत होगी। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो फर्स्ट तो सही लग रहा है, सेकेंड बिल्कुल गलत है।
चलिए थर्ड की बात करते हैं। भारत सरकार के इस साल के बजट में अंतरिक्ष के बजाय, अब देखो अब यहाँ पे चीज़ों को भटका रहा है कि भाई अंतरिक्ष के बजाय जो है वो एडुकेशन और हेल्थ, ठीक है, इसकी प्राथमिकता दी गई है। तो ये तो स्टेटमेंट से बाहर की बातें हो गई, तो सी तो कभी नहीं होगा, ये इसको स्ट्रांग तो बना नहीं रहा। नंबर 4 है कि सूर्य से जुड़े अनुसंधान के लिए इसरो भविष्य में, तो ये तो भविष्य और ये सब की बात है, तो इस बात को जो है वो स्ट्रांग कौन बनाएगा, है ना, कि भारत में अंतरिक्ष बाजार में भारत की जगह और मजबूत होगी। तो पहला वाला हम बना सकते हैं, बता सकते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 5 का आप आंसर ए लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्त पोषण करने, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यवाही के जरिए रोगों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, चिकित्सा प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने तथा वित्तीय सुरक्षा कार्य नीतियाँ बनाने जैसे प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। देखो इसमें ये बोला गया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, है ना, मतलब हेल्थ को ध्यान में रखते हुए क्या है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। उसके रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जो मैनेजमेंट है, जो फाइनेंस है ना, तो ये सब चीज़ों में हम लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, ये सरकार की नीति है, ठीक है। मतलब ये बताया गया कि भाई किसी तरह जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो भी फैसिलिटी होगी, या तो सर्विस से या तो फाइनेंस से, सब तरह की मदद सरकार करने के लिए तैयार है। तो ये बोला कि उपरोक्त सूचना में कौन सा तथ्य अंतर्निहित है। अंतर्निहित मतलब उसमें छुपा हुआ है, ये आपको बतलाना है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका अंतर्निहित हो सकता है। पहला है कि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय आय के मामले में भारत का स्थान विश्व के गरीब देशों के समकक्ष है। तो यहाँ पे देखो तुलनात्मक बातें हो रही हैं, ठीक है, तुलना किया जा रहा है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बोला है कि जो ये बातें जो की गई हैं कि स्वास्थ्य वगैरह पे जो ध्यान देना है ना, हम हर तरह से मदद करेंगे, और जो भी जो रोग हैं, है ना, देखो यहाँ पे लिखा है कि जरिए रोगों के रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है, जो भी चीज़ें जो यूज होती हैं, वो सब उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सुरक्षा कार्य नीतियाँ बनाने जैसे प्राथमिकताओं को शामिल किया गया। ये सब चीज़ें शामिल की गई हैं। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, तुलना किया जा रहा है। सेकंड देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब यहाँ विधायी ने मतलब बहुत सारी विसंगतियाँ विद्यमान हैं। अब देखो यहाँ पे ना कि कुछ कमियाँ हैं, मतलब देखो ये बातें कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट में छुपी हुई है इनडायरेक्टली, कि भारत में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विसंगति मतलब कमी, समझ रहे हो ना, कि विसंगतियाँ मतलब कमियाँ जो हैं वो छुपी हुई हैं, ठीक से मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये जो बातें हैं, जो सरकार, समझना कि सरकार जो है इस पे अगर वो निवेश बढ़ा रही है, स्वास्थ्य को देख रेख के हर चीज़ों को खर्च करे, तो आखिर ये बोलने से पहले इसमें क्या ऐसी बातें छुपी हुई अंतर्निहित है। तो यही है ना कि बहुत स्वास्थ्य विभाग के में ऐसे बहुत सारी कमियां अभी भी हैं, मौजूद हैं, तब तो वो उस पर निवेश बढ़ा रही है ना। बात समझना, जहाँ पे कुछ कमी है तब तो वो पैसे बढ़ा रही है। तो बी नंबर तो बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। सी है कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना, नहीं होता है तभी वो ला रही है, ऐसा तो स्टेटमेंट में नहीं है। नंबर डी, गरीबी के कारण लोग स्वास्थ्य पर, तो ये तो बात ही अलग हो गया, मुद्दा ही भटक गई है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण ये भी मुद्दा भटक गया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मतलब यहाँ आपको समझना है अंतर्निहित का मतलब क्या, कि जो चीज़ें आप कह रहे हो तो उसमें ऐसी कौन सी बातें छुपी हुई हैं, ठीक है ना। तो यही आपको यहाँ पे बतलाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा बस वही आएगा कि कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, जम्पसन है, ऐसा नहीं कुछ लिखा होगा। कभी कभी ये भी लिखा होगा कि इसमें क्या अंतर्निहित है, क्या ऐसी बातें छुपी हुई हैं, समझ रहे हो। तो सही आंसर 6 का बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 को देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आपको बस इसी तरह से सोचना है तो गलतियां नहीं होंगी, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी।
चलिए 7 नंबर देखते हैं। मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक लोकसभा में मार्च 2017 में पारित किया गया था। विजय गर्भावस्था के दौरान संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की नौकरी की रक्षा करता है और अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए काम से अनुपस्थित रहने के बावजूद पूरा वेतन लेने की सुविधा प्रदान करता है। महिलाएं 12 सप्ताह की बजाय 26 सप्ताह के पूर्ण वेतन वाले मातृत्व अवकाश के हकदार होंगी। अब देखो ये जो बोला गया तो इसमें पूर्वानुमान मतलब अजम्पशन, पहले की बातें आपको इसमें ढूंढना है। अजम्पशन मतलब पहले की बातें ऐसी क्या हैं, ये आपको बस देखना है। तो देखिए पहला बोला कि संगठित क्षेत्र में, देखो पूर्वानुमान तो खैर मैंने बहुत बताया है और हमें नहीं लगता कि अब इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए कि पहले ऐसा क्या है, पहले की बातें ही जम्सन। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला बोला कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की वित्तीय स्थिति खराब होती थी, मतलब वो वित्तीय स्थिति खराब होती थी जिसमें सुधार होगा। अब बताओ कि यह जो बातें हैं यहाँ वित्तीय स्थिति से रिलेटेड है? नहीं, तो फर्स्ट तो बिल्कुल अजम्पशन नहीं होगा। सेकेंड है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को इस सुविधा की आवश्यकता नहीं है, ये भी तो गलत है। इससे लिंगानुपात में सुधार होगा। अब बताओ ये कहीं ऐसा है कि लिंगानुपात में सुधार वगैरह की बातें, ये भी गलत है। महिलाएं अपने बच्चों की परवरिश ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। हाँ देखो ये मेरे मतलब ये स्टेटमेंट से पहले आप ऐसे अपने आप को रख के सोच सकते हो कि यार इससे जो है 12 सप्ताह के बजाय अगर 26 सप्ताह का पूर्ण वेतन वगैरह देंगे तो इससे जो माताएं हैं वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से कर सकती हैं। ये चीज़ें आया तब उन्हें ये छुट्टियाँ 12 सप्ताह के बजाय 26 सप्ताह पूर्ण वेतन के लिए दिया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 58.4% मतलब 7.2 करोड़ बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। समझ जाओ, एनीमिया से ग्रसित बच्चों में सामान्य की तुलना में हीमोग्लोबिन कम होता है तथा उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास भी कम होता है। तो उपरोक्त सूचना के आधार पर सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए ये आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए कार्रवाई देखते हैं। तो कार्रवाई तो खैर बहुत ईजी होता है ना, आप लोग एक्शन लेने में ऐसे भी आगे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला बोला कि बच्चों में निःशुल्क आयरन की गोली वितरण करना चाहिए। बिल्कुल सही है, कमी है तो भाई करना चाहिए। सभी बच्चों के निःशुल्क जांच करानी चाहिए। बिल्कुल सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पोषक खाद्य, ये भी बिल्कुल सही है। मिड डे मील कार्यक्रम के तहत ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे उसी से रिलेटेड ही है ना। एनीमिया वगैरह, एनीमिया से जो नुकसान हो रहा है सामान्य की तुलना में हीमोग्लोबिन कम होता है तथा उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास भी कम होता है। तो देखो अगर उन्हें निःशुल्क जांच कराएंगे है ना, गोलियां देंगे, आयरन की गोलियां अगर उपलब्ध कराई जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पोषक खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाए, मिड डे मील में भोजन की क्वालिटी पे सुधार करवाया जाए, तो एक्शन जो है ये तो सब के सब सही लग रहे हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, है ना। 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। तो इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सीधा स्टेटमेंट था। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 देख ले। बोला कि देश में काला धन रखने वाले के खिलाफ केंद्र सरकार जल्दी ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2 की घोषणा कर सकती है। पार्ट 2 है मतलब पहले पार्ट 1 हो चुका है, समझ रहे हो ना। काला धन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन की 2 अलग अलग चरणों में बांटा जाएगा। ऑपरेशन को 2 अलग अलग चरणों में। पहले चरण में वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने नोटबंदी के दौरान अपने खातों में मोटी रकम जमा करवाई, और दूसरे चरण में खिलाफ कार्रवाई होगी, मतलब दूसरे चरण में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके बैंक खातों में 100 करोड़ से अधिक जमा राशि है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख करके क्या अनुमान लगा सकते हो? तो एक तो देखो, अगर मैं अभी कंक्लूजन ना देखूं तो एक अनुमान ये लगा सकते हो ना, क्लीन मनी पार्ट 2 यानी पार्ट 1 हो चुका है। एक तो ये अनुमान लगाया जा सकता है, और ये भी लगा सकते हो भाई सरकार जो है वो काले धन के खिलाफ काफ़ी अवेयर है। ठीक है, ये भी आप अनुमान लगा सकते हो। तो चलो देखते हैं। ये भी अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट में अभी भी काला धन है ना, काला धन है, तब तो ये सब बातें जो हैं वो आ रही हैं, उजागर की जा रही हैं। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं, पूर्वानुमान पढ़ते हैं। पहला बोला कि केंद्र सरकार द्वारा काला धन रखने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई सफल नहीं रही। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि पार्ट 2 चल रहा है, बात समझ रहे हो। और पहला जो है वो निगेटिव थॉट्स है, तो गलत हो गया। फिर है भारत में काला धन स्वर्ण और बेनामी संपत्ति के रूप में है। तो ये तो कहीं मतलब सोने और बेनामी संपत्ति के रूप में, ऐसा तो कहीं जिक्र नहीं है, या आप अजम्पशन भी ऐसे नहीं लगा सकते, ये भी गलत है। दूसरा सेकंड देखते सी नंबर देखते हैं, नोटबंदी से काला धन रखने वालों की पहचान संभव हो सके जिसके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये बोला कि मतलब ये नोटबंदी को वो कर रहा है कि नोटबंदी से तो नोटबंदी के बारे में मतलब देखो यहाँ पे जो मेन मकसद है, ठीक है, वह बताना है। ऑपरेशन 2 है, ऑपरेशन 1 है, तो यहाँ नोटबंदी का फीचर्स बतला रहा है ये। डी है कि भारत में अभी भी बड़ी मात्रा में काला धन है। देखो अभी भी है, तब तो पार्ट 2 वगैरह की बात हो रही है, फिर उसको 2 चरणों में बांटा जा रहा है। तो सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एकदम ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप सी भी दे सकते थे जब सी और डी बोथ रहता तब, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग सबसे जो बेस्ट आंसर है, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज है सी और डी के बाद, तो सही आंसर क्या होगा? डी ही होगा, क्योंकि काला धन है, इसीलिए अब सरकार जो है ये चीज़ें मतलब वो ला रही है। पार्ट 2 समझ रहे हो ना? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और यूनियन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत का स्थान 148, 542 सदस्य, लोकसभा में केवल 64 और 245 सदस्य, राज्यसभा में केवल 27 महिलाएं हैं। अच्छा मतलब ये कह रहा है कि इंटर पार्लियामेंट यूनियन और यूनियन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत का स्थान मतलब 542 में 148, ऐसे समझो। सरकार और सदस्य लोकसभा में केवल 64 जो महिलाएं हैं वो 64 हैं, 245 में मतलब 64 लोकसभा में महिलाएं हैं, और राज्यसभा में कितने हैं? 27 हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं फिर से इसको अच्छे से रेक्टिफाई कर लेता हूँ। देखो ये है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में भारत का स्थान 148 है, और लोकसभा में 542 में, ऐसे समझो 542 में 64 महिलाएं हैं, और राज्यसभा में 245 में 27 महिलाएं, ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो उपरोक्त तथ्यों को कौन सा तर्क मजबूत बनाते हैं, ये आपको बतलाना है। कौन सा इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है वो बतलाना है। तो पहला है कि भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। तो यहाँ तो अभी स्थानीय निकाय के बारे में बात हो नहीं रही, तो ये तो पहला तो डेफिनेटली रॉन्ग ही होगा। दूसरा है कि भारत में महिलाओं का आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं हो पाया है। देखो ये है ना कि अभी भी हम लोग 148 पे हैं, और 542 में 64 पे हैं, और 245 में 27 ही महिलाएँ काम कर रही हैं। हमारा जैसे ऐसे कि वर्ल्ड में मान लेते हैं 148 रैंक है, और जहाँ लोकसभा में 542 में सिर्फ 64 महिलाएं हैं, और 245 राज्यसभा में जो सीट उसमें सिर्फ 27 महिलाएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इस बात को कौन सा जो है वो मजबूत बना रहा है। तो बी नंबर तो सही है ना, कि भारत में महिलाओं का भी आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं हो पाया है। यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है ना, तो बी नंबर तो होना चाहिए आंसर। ये तो इस स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सी नंबर देखते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं का पुरुषों पर अवलंबन ज़्यादा है। ये भी हम लोग देख सकते हैं, है ना, महिलाओं का पुरुषों पर अवलंबन ज़्यादा है, ये भी सही है। और डी है कि भारतीय महिलाएं राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहते। ये तो कहीं ऐसा है नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा बी और सी। तो इसका सही आंसर आप देंगे ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज 25 क्वेश्चन है और आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है,
मेंस क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे नज़र डालें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 5 साल तक की उम्र वाले बच्चों की मौतों में से 1/4 के पीछे की वजह प्रदूषण है। ठीक है, इसका कारण प्रदूषित पानी, स्वच्छता की कमी और घर के बाहर और भीतर व्याप्त प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाले शिशुओं में निमोनिया और अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो थीम समझ में आ गया होगा। अब इसमें बतलाना क्या है वो हम लोग देखो ध्यान से देखते हैं। इसमें बतलाने के उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, चलिए ये देखते हैं। तो ये बोला गया कि सरकार को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी बहुत सही है, ये बहुत सही एक्शन है ना। क्योंकि देखो स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल मतलब ये कहीं ना कहीं वो तो पॉल्यूशन से रिलेटेड है, प्रदूषण से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही होगा। दूसरा, स्कूलों में स्वच्छता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए, तो ये भी सही है। क्योंकि प्रदूषण पहले ही स्टेटमेंट में बोल दिया, तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जहाँ तक मान लो प्रदूषण कम हो, ठीक है, उस चीज़ को बस देखना चाहिए, उसको बस कंट्रोल करना है हमें। तो पहला दूसरा तो सही है। तीसरा कि शहरों में हरित क्षेत्रों, ये भी सही बात है, पॉल्यूशन को कम करें आप भाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हम दे सकते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते आइए उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ें थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ़ करने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने, ठीक है, कहा कि कर्ज लौटाने के लिहाज से ऋण माफ़ी एक प्रकार का नैतिक संकट खड़ा करता है। इस प्रकार की माफ़ी योजना केवल ज़रूरतमंद किसानों के लिए होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे जो नाबार्ड है वो कह रहा है कि देखो यार, जो इतने तरह का जो ऋण है 36,000 करोड़ रुपए का, तो ये जो हम लोग ऋण जो माफ़ी कर देते हैं, जो हम लोग कर्ज लेते हैं और माफ़ कर दिया जाता है, समझिएगा बात को, तो इससे क्या होता है, नैतिक संकट खड़ा हो जाता है। और वो बैंक का ये कहना है कि माफ़ी उसी का होना चाहिए जो कि ज़रूरतमंद है, जिनको रियल में प्रॉब्लम है, वाकई में प्रॉब्लम है। अब बताओ कि ये थीम पढ़ने के पहले इसमें पूर्व धारणा बतलाना है, ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है ना, पूर्व धारणा आपको इसमें बतलाना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला बोला कि ऋण माफ़ी से किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो सोच करके ये बात नहीं कहा गया, स्टेटमेंट तो तैयार नहीं किया गया। दूसरा देखते हैं कि अन्य राज्यों के किसानों द्वारा भी इस तरह की मांग उठ सकती है। देखो है ना कि ये उत्तर प्रदेश का ही सिर्फ नाम लिया गया और नाबार्ड बोल रही है, तो क्या बोल रही है कि अगर भाई यहाँ पे अगर ऐसे करेंगे तो अदर स्टेट वाले भी तो ऐसा कर सकते हैं। ये कोई तुलनात्मक बातें नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में यहाँ पे एक जिक्र है ना कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, समझ रहे हो, नाबार्ड कह रही है कि भाई जो ज़रूरतमंद किसान हैं उनके लिए माफ़ी होनी चाहिए, जिनको वाकई में माफ़ी लायक हैं। तो बी तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, अन्य राज्यों के किसानों द्वारा भी इस तरह की मांग उठ सकती है, इसी डर से वो कह रहा है भाई नाबार्ड। आगे, कृषि ऋण माफ़ी से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ये तो गलत है, निगेटिव थॉट्स है, इसीलिए इसको हम लोग सही नहीं कर सकते। फिर है, इससे करदाताओं के पैसों का गलत इस्तेमाल होता है। ये बोला जा रहा है कि इससे जो करदाता, जो टैक्स पेयर हैं, के पैसों का गलत इस्तेमाल होता है। तो आइए इसमें कहीं ऐसा है क्या, उत्तर प्रदेश कृषि ऋण माफ़ करने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय कृषि और इतना, ठीक है, कर्ज लौटाने के लिहाज से ऋण माफ़ी एक प्रकार का नैतिक संकट खड़ा करता है। अच्छा देखो यहाँ पे इस लाइन से देखो तुलना किया जा रहा है कि इस प्रकार की माफ़ी योजना केवल ज़रूरतमंद किसानों के लिए ही होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे केवल बोला कि केवल उन्हीं लोग के लिए, इसका मतलब कि यहाँ पे बैंक को ये लग रहा है नाबार्ड को कि और भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है, जो पैसे के यहाँ पे जिक्र है, पैसों के बारे में बोला जा रहा है। तो देखो इसको भी हम लोग मान सकते हैं कि इससे जो करदाताओं के पैसों का गलत इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, क्योंकि पैसे और कर्ज के बारे में बात हो रही है, तो डी नंबर भी इसका सही होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी और डी केवल सही होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय दरों के अनुसार रोज़ बदलेंगे। अच्छा ठीक है। यह व्यवस्था देश के 5 शहरों चंडीगढ़, पुडुचेरी, विशाखापत्तनम, उदयपुर और राजकोट में 1 मई 2017 से शुरू की गई थी। ठीक है। ज़्यादातर विकसित बाज़ारों में ऐसा ही होता है। क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां दैनिक आधार पर दाम तय करने की योजना की शुरुआत करेंगे। क्षेत्र की तेल कंपनियों के इस निर्णय का संभावित कारण क्या हो सकता है? चलिए आपको भी इसमें कारण बतलाना है ना, कि डेली स्तर पे मतलब प्रतिदिन के हिसाब से जो है वह अब तेलों का दाम बढ़ेगा। और ये जो 5 शहर के नाम दिए गए हैं तो उसमें 1 मई 2017 से शुरू हो चुका है। समझ रहे हैं? तो आइए इसमें हमें क्या संभावित कारण मतलब कारण बतलाना है। तो फर्स्ट आइए देखते हैं। सभी जगह तेल के दाम बराबर हों और सभी लोगों को हर जगह एक ही दर पर तेल मिल सके। ठीक है। देखो यही है कि देश में पेट्रोल ये है ना डेली के हिसाब से है, और बोला यह व्यवस्था देश के 5 शहरों में इतना से शुरू हो चुका है सब जगह कि डेली के हिसाब से। तो संभावित कारण क्या हो सकता है? यही ना कि सभी जगह तेल के दाम बराबर हों और सभी लोगों को हर जगह एक ही दर पर तेल मिल सके, पहला हो सकता है। आगे देखते हैं, पेट्रोलियम कंपनियों के आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। तो यहाँ पेट्रोलियम कंपनी के आर्थिक नुकसान से रिलेटेड तो कोई बातें है नहीं। तीसरा, पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी को रोका जा सके। ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य है। अब ये बिल्कुल कह रहा नहीं भैया अनिवार्य ही है, तो ये तो गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए 14 देखते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है ताकि राज्यों में कृषि विकास की गति को तेज किया जा सके, ये बोला जा रहा है। ठीक है। तो अब देखो अब इसमें क्या है ये हमें बतलाना है। तो आपसे ये बोला कि उपरोक्त निर्णय में कौन सा कथन अंतर्निहित, अंतर्निहित मतलब उसमें छुपी हुई बातें हैं, ये हमें बतलाना है। चलिए देखते हैं भाई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है ताकि राज्यों में कृषि विकास, चलो ठीक है, चलो कृषि विकास को तेज करने के मतलब उससे गति को तेज किया जा सके। चलिए ये देखते हैं। फर्स्ट है कि कृषि विकास के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों में नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि कृषि विकास के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, ये बोला जा रहा है। दूसरा है कि कृषि विकास के बिना देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। तो ये देखो ये बातें देखो इसमें छुपी हुई है ना। देखो कह रहा है ना कि प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है, प्रोत्साहित अप्रिसिएट कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो सेकंड तो हो सकता है ना इसमें, मतलब ये बोलने से पहले सरकार के दिमाग में तो ये बातें तो जरूर छिपी हुई है कि कृषि विकास के बिना देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। तो बी तो डेफिनेटली सही होगा। और फर्स्ट देखो क्या है कि नहीं, वो सरकार मतलब राज्य सरकार पे केंद्र सरकार नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। ये तो कहीं ऐसा नहीं ना है कि उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, नहीं, वह बस ये चाहती है कि बस राज्यों में कृषि विकास की गति वो तेज हो। ठीक है, तो बी नंबर तो करेक्ट है। फिर है कि इसके माध्यम से राज्यों में रोजगार की संभावना में वृद्धि होगी। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं भाई, कृषि विकास में जब तेज़ी मिलेगी तो ये बातें भी इनडायरेक्टली उसमें छुपी हुई हैं, इससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। भारत के गांव कुटीर उद्योग के मामले में आत्मनिर्भर हैं। अब ये तो बात की बात हो गई, आत्मनिर्भर हैं कि नहीं हैं ऐसा तो कहीं जिक्र है नहीं। तो सही आंसर क्या हो सकता है? बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर ई इसका भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं यार, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट कीजिए। हमारा ये नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, पर्सनल नंबर भी है। तो कॉल बहुत ही हो, जैसे मान लीजिए कि बहुत सीरियस मैटर हो तभी कॉल करें, बाकी मैसेज से ही काम चलाएं, सही रहेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। बोला कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी मौजूदा और आगे बनने वाले होटलों को
अपने वार्षिक टर्नओवर का 25% सरकार को देना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, ठीक है, अब बोला कि 4 किलोमीटर के दायरे में जो भी मान लो कि होटल होंगे और उनका जो वार्षिक जो टर्नओवर होगा उसको 25% सरकार को देना होगा। तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं ये आपको बतलाना है, ठीक है। अनुमान, पहले की बात है अनुमान। तो चलिए देखते हैं, यदि होटल 4 किलोमीटर के दायरे से बाहर स्थित होगा तो भी राष्ट्रीय, तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कदम पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने, राज्य सरकार को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, ये बोला जा रहा है भाई। बोल रहा है ना कि ऐसा कदम पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्या ये, तो ये तो बातें नहीं है, ठीक है। फिर है कि जो होटल सरकार द्वारा प्रायोजित हैं उन्हें कोई कर नहीं देना हो, तो ये तो स्टेटमेंट से बिल्कुल मतलब पटरी से उतरी हुई बातें हैं, ये भी तो गलत होगा। फिर है कि होटल से एकत्रित कर का प्रयोग राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के अनुरक्षण के लिए किया जाएगा, ये हम कह सकते हैं। मान लो पहले यह आया कि जो भी है आप भाई हमें टैक्स देंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे, अनुरक्षण, मतलब उसको बचाने का प्रयास करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक सभी शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया। इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाने का निर्देश दिया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह फैसला लागू होगा, ठीक है। तो अब चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णय में कौन सा तत्व अंतर्निहित, मतलब क्या छुपा हुआ है उसमें, ऐसी लाइनें इनडायरेक्टली वो ये आपको बतलाना है। तो पहला बोला कि राजमार्ग के किनारे शराब की दुकानों के होने के कारण सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुई है। देख रहे हो, जैसे बोला ना कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक सभी शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया, ठीक है। और इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाने का निर्देश दिया गया। अब देखो सड़क वगैरह की बात हो रही है, जब सड़क की बात हो रही तो बोला कि अब तुम ऐसी सोचना कि इसमें आखिर क्या छुपा हो सकता है बातें, और बोल रहा कि नहीं भाई 500 मीटर से एकदम दूरी बना करके, तो सड़क की बातें हो रही है तो दुर्घटना वगैरह से रिलेटेड ज़रूर होगी, है ना। तो फर्स्ट वाला जो है ए नंबर, वो तो बातें छुपी हुई होंगी, अंतर्निहित है, इस चीज़ को वो ध्यान में हम लोग रख सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक बातें पहुँची है तो मामला तो भाई सीरियस है, ठीक है। तो फर्स्ट हो सकता है। सेकंड देखते हैं, शराब विक्रेता असामाजिक तत्वों को समर्थन देते हैं, तो ये तो बातें नहीं। देखो सड़क वगैरह से बातें और हटाने की बातें हो रही है, होता है ना भाई सड़क से ये हटाओ, क्यों, क्योंकि दुर्घटना वगैरह को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो हम लोग फर्स्ट कह सकते हैं। सेकंड तो नहीं होगा। सी देखते हैं, शराब से गलत कार्यों को बढ़ावा मिलता है। अब बताओ यहाँ पे गलत मिलता है ये सब नहीं, वो तो सरकार कह रही है ना कि आप उससे हट कर के लगाइए, तो सी भी नहीं होगा। ए नंबर अभी तक सही लग रहा है। शराब की दुकानों से राजमार्ग पर जाम की समस्या उत्पन्न होती है, शराब की दुकानों से। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल शराब की दुकान नहीं, बहुत सारी चीज़ें, विज्ञापन है, साइन बोर्ड है, सबको हटाने के बारे में बात की गई है। और डी नंबर में सिर्फ शराब की दुकानों को फोकस किया गया है, तो इसीलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 का आप ए कीजिए, सही है। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर फ्लिपकार्ट ने एक करार के तहत माइक्रोसॉफ्ट, टेंसेंट और ईबे के साथ गठबंधन बनाकर अब तक के सबसे बड़े फंडिंग राउंड में 1.4 अरब डॉलर, है ना, 4 अरब डॉलर समझो कि पूंजी जुटाए हैं। इस करार के तहत ईबे के भारतीय कामकाज का विलय फ्लिपकार्ट के साथ हो जाएगा। करार के तहत टेंसेंट 70 करोड़ डॉलर, ईबे
देखो ईबे है $50 करोड़ और माइक्रोसॉफ्ट का है $20 करोड़ का निवेश करेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हो गया कि इस करार के तहत ईबे के भारतीय कामकाज का विलय फ्लिपकार्ट के साथ हो जाएगा। अब फ्लिपकार्ट की इस पहल का क्या प्रभाव हो सकता है, इफेक्ट बतलाना है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। देखो कोर्स ऑफ एक्शन, इफेक्ट, कारण, ये सब चीज़ें आसान होती है। मेन आपको जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो एजम्पशन में होता है, इन्फ्रेंसेस में होता है और कंक्लूजन में होता है। तो इस 3 चीज़ों पे अगर आप मेनली पकड़ बना लेते हैं तो 100% एक्यूरेसी आप कर सकते हैं इस सेक्शन पे, है ना। अब देखो अब ये सब चीज़ें बतलाना बहुत ज़्यादा, क्या प्रभाव पड़ेगा भाई बताओ, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप 2-3 को अगर मिला लेते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बस बतलाना है। देखो तो पहला क्या है कि फ्लिपकार्ट भारत के बाज़ार में अन्य कंपनियों का बेहतर तरीके, बिल्कुल सही बात है ना। अगर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम मिला लेते हैं तो अन्य कंपनियों से जो मेरा जो कंपटीशन होगा वो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं मिलने से। तो ये नंबर तो सही है। बी नंबर देखते हैं, फ्लिपकार्ट के कामकाज का वैश्विक स्तर पर विस्तार होगा। अब देखो यहाँ इंडिविजुअल है कि वैश्विक स्तर पर विस्तार हो जाएगा इनका। तो पहले ही देखो ये बोला है ना, तो देखिए आपको ऐसा भी लगता हो कि सर बी होना चाहिए था। यार देखो पहले ही बोला है ना कि फ्लिपकार्ट जो है वो, और यहाँ देखो बात हो रही है ना कि इंडिया कि इस करार के तहत ईबे के भारतीय कामकाज का विलय, समझ लो कि भारत में मतलब ये छाना चाहती है। तो वो तो ऑलरेडी हैं, वैश्विक स्तर पर हैं, यहाँ वैश्विक स्तर के बारे में बात नहीं हुई है। बात समझ रहे हो, सिर्फ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि फ्लिपकार्ट भारत के बाज़ार में अन्य कंपनियों का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकेगी। और स्टेटमेंट में देखिए ये भी है, ये तो है ही ऑलरेडी वैश्विक वगैरह जो भी बात है। और देखो इसमें क्योंकि ये क्लियर कर दिया है ना कि इस करार के तहत ईबे के भारतीय कामकाज का विलय, ठीक है, तो सही आंसर ए होगा, बी नहीं होगा। वैश्विक में तो है ही ऑलरेडी, लेकिन स्टेटमेंट में जो क्लियर किया गया है वो भारत के मार्केट से रिलेटेड बातें हुई थी, तो इसीलिए सही आंसर ए होगा, बी मत लगा दीजिएगा। यही सब चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी जो बारीकियां हैं उसको आपको सीखना है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत सरकार के कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय ने 2022 तक किसानों का इनकम दोगुनी करने की वृहद योजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है भारत सरकार, ठीक है। समिति एक योजना तैयार करेगी ताकि कृषि नीति को उत्पादन केंद्रित की जगह आय केंद्रित बनाया जा सके। इनकम वगैरह पे भी ज़्यादा फोकस किया गया है। समिति कृषि के उन संभावनाशील क्षेत्रों की पहचान करेगी जिनमें ज़्यादा निवेश होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तो कौन सा तर्क जो है वो कमज़ोर बनाएगा, मतलब वीक पॉइंट बतलाना है। तो पहला बोला कि कृषि क्रांति के माध्यम से सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, तो ये तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये तो कमज़ोर नहीं है। बी है कि सरकार द्वारा हाल ही के दिनों में खाद्य सब्सिडी में मात्रा में कमी की गई है। देखो ये तो क्या करे, तो कमज़ोर बना रहा है ना, क्योंकि एक तरफ तो बात हो रही है कि उसको हमको संभावनाशील बनाना है और किसानों को आय को दुगना करना है, इसके लिए समिति वगैरह बनाने की बातचीत हो रही है, और यह इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत हो रही है। तो ये बोल दिया ना कि सरकार द्वारा हाल ही के दिनों में खाद्य सब्सिडी की मात्रात्मक कमी की गई है, तो ये तो इसको कमज़ोर बना देगा ना, कमी की जाएगी तो। बात समझ रहे हो, ये मतलब सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला ही कमज़ोर तर्क दिख रहा है, क्योंकि वह स्टेटमेंट में जो कहा गया उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ बोल रहे नहीं सब्सिडी में क्या की गई है, कमी की गई है, तो ये तो उसको क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 में देखते हैं क्या है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार की स्थिति पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे कम घूसखोरी दर जापान में, अच्छा, और सबसे ज़्यादा भारत में है। चलिए ठीक, भारत के 10 में से 7 लोगों ने लोक सेवाओं के प्राप्ति के लिए घूस दिए। यह रिपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र के 16 देशों में 21,861 लोगों पर किए गए अध्ययन पर आधारित है। चलिए
आइए देखिए, तो ये घुसखोरी के बारे में बात है, जिसमें जापान को श्रेष्ठ बताया जा रहा है कि वहाँ पे कम घुसखोरी है, और इंडिया में देख ही रहे हैं 10 में से 7 लोग कमाल कर दिए हैं। तो चलिए, तो ये बोला गया है कि अच्छा ठीक है, तो अब इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए अब सरकार को, आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला बोलता है कि सभी लोक सेवकों की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए, सभी अब का जांच करना चाहिए, तो ये तो गलत है। दूसरा, रिपोर्ट को अविश्वसनीय मानते हुए इस पर ध्यान नहीं दे, ये भी निगेटिव थॉट्स है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े अपराधों को इस संबंध में उचित निर्णय लेने का नहीं, तो ये बिल्कुल सही है ना, कि भाई इस मामले में जो उचित निर्णय है भ्रष्टाचार की जांच के लिए, उसके लिए उचित निर्णय लेने का निर्देश देना चाहिए, तो ये तो सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आइए देखते हैं कि हाल ही में भारतीय मतलब आरबीआई द्वारा साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को देखते हुए एक अंतर अनुशासनात्मक स्थायी समिति गठित की गई है। यह समिति डिजिटल लेन देन को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा पर काम करेंगे। इसके साथ ही समिति सभी बैंकों को साइबर सुरक्षा से संबंधित सुझाव मिलेगी, जिससे ग्राहकों को डिजिटल लेन देन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आरबीआई द्वारा समिति के गठन का संभावित कारण बताना है आपको। कारण चलिए देखते हैं। पहला है कि ग्राहकों द्वारा प्रयुक्त क्रेडिट डेबिट कार्ड, तो ये तो रिलेटेड ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड बातें अभी नहीं हो रही है। और ठीक है, सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, तो अब तो आगे और भी क्लियर हो गया, ये बिल्कुल निगेटिव बातें हो रही है। दूसरा है कि बैंकों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों में वृद्धि हुई है। देखो अब यहाँ पे है ना कि साइबर सुरक्षा के महत्व को ध्यान देना शुरू कर दिए हैं बैंक ने। आरबीआई का एक गाइडलाइन आया कि साइबर सुरक्षा को ज़्यादा ध्यान में रखिए, और समिति डिजिटल लेन देन को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा पर काम करेंगे। समझ रहे हो, सभी बैंकों को साइबर सुरक्षा से संबंधित सुझाव मिलेगी, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड बात हुई। तो क्या कारण हो सकता है, तो यही कारण है कि बैंकों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों में वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है, मतलब कारण तो यही है ना, वृद्धि हुई है, तब तो अब आरबीआई जो है और भी बिल्कुल एकदम ध्यान दे रही है उस पर। तो बी नंबर तो कारण हो सकता है। थर्ड देखते हैं कि बैंक तकनीकी रूप से साइबर सुरक्षा में समर्थ नहीं हो गए, तो निगेटिव थॉट्स है। साइबर सुरक्षा के लिए समिति गठित करना बेसल 3 मानकों के तहत अनिवार्य है, ये भी गलत है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा 20 का, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आरबीआई ने 12 मार्च 2017 में जारी अधिसूचना के अनुसार बचत खाते एवं चालू खाते सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में बैंक द्वारा निर्धारित की गई राशि से कम रकम होने पर जुर्माना देना होगा। इसके तहत बचत बैंक खातों में न्यूनतम औसत राशि नहीं रहने पर 20 रुपये से 100 रुपये तक जुर्माना देना होगा, जबकि चालू खाते में यह जुर्माना 500 रुपये तक होगा। ठीक है, चलिए सेविंग में 20 से 100 रुपये और उसमें 500 रुपये। तो एसबीआई का उपरोक्त निर्णय का क्या प्रभाव होगा, अगर ऐसा करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट होगा, ये आपको बतलाना है। तो देखिए, एसबीआई के उपरोक्त लोग अपने खातों को अन्य बैंकों में हस्तांतरित कर लेंगे, नहीं, ये तो निगेटिव बातें हैं। बैंक की आय में वृद्धि होगी, हाँ ये सही हो सकता है, अगर ऐसा करेंगे तो इनकम बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, प्रभाव तो यही पड़ेगा ना। गरीब लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ अमीरी गरीबी ये सबसे रिलेटेड बातें ही नहीं है। बैंक द्वारा इस राशि का इस्तेमाल वित्तीय ये भी नहीं है, क्योंकि देखो जब आप जुर्माना दोगे तो इसे सिंपल सी बात है कि बैंक की इनकम में वृद्धि होगी। तो सही आंसर क्या होगा 21 का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मार्च 2017 में जारी मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्य मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में महिलाओं के विकास और समावेशी समाज की बाधाओं का जिक्र किया गया है। तो रिपोर्ट में समाज में हाशिए पर रह गए लोगों के सशक्तिकरण की ओर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है।
हालांकि भारत में, यहाँ तक देखो, हालांकि भारत में रोजगार सृजन हेतु चलाए जा रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे उपायों की सराहना की गई है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं तो उसका अनुमान बतलाना है। अनुमान मतलब पहले की बातें, ये जो स्टेटमेंट जो बुना गया तो इससे पहले की बातें क्या है ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला बोला कि भारतीय समाज में असमानता अधिक है। अब बताओ यहाँ कहीं ऐसा है कि असमानता अधिक है इसीलिए, मतलब यही आप अनुमान लगा सकते हैं? नहीं ना। दूसरा, भारत में महिलाओं की स्थिति अन्य देती है, भी गलत बात, मतलब ये इससे रिलेटेड ही नहीं है। भारत में बेरोजगारी तुलनात्मक रूप से कम है, तो यहाँ बताओ कहीं बेरोजगारी वगैरह से बातचीत तो है नहीं, नहीं ये भी नहीं होगा। डी नंबर देखते हैं, भारतीय महिला, तो ये भी महिलाओं को डिनोट कर दिया, मतलब कोई भी स्टेटमेंट को कोरिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले की बातें नहीं है ऐसा कुछ भी जो कोरिलेट कर रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी अजम्पशन नहीं लग रहा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग NSE-BC गठित करने का निर्णय लिया है। नवगठित आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थान लेगा। नवगठित आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं था। अच्छा, अभी जो नया बना है ना उसको संवैधानिक दर्जा मिलेगा। तो देखो, अब इस बात को पढ़ने से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे ये आपको बतलाना है। तो चलिए देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल सकता है। पहला है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है, तो ये तो गलत है कि अन्य को नहीं मिल सका है ऐसा कुछ। ठीक है, स्टेटमेंट में कहीं जिक्र ही नहीं है। दूसरा, नवगठित आयोग, देखो हाँ इससे रिलेटेड है कि नवगठित आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकेगा। तो आप इसको जो पढ़ रहे हैं तो उससे तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना, बोल तो रहा है ना कि जो नया वाला आएगा तो उसको एक विशेष दर्जा मिलेगा और जो पहले था उसको दर्जा नहीं था। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप इसे बेस्ट मतलब कह सकते हैं ना कि अच्छे ढंग से हम लोग जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी लोगों का प्रॉब्लम होगा तो हम लोग अच्छे ढंग से उसकी सुनवाई कर सकेंगे। तो बी नंबर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझ रहे हैं। सी देखते हैं, इसके माध्यम से सरकार आरक्षण की व्यवस्था, चलो ये तो बात ही नहीं आरक्षण वगैरह की, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप इससे यही तो निष्कर्ष निकाल सकते हो। चलिए 24 देखते हैं। अधिक से अधिक देश आजकल औद्योगिक विकास से हटकर जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। निम्न कथन में से कौन सा और जैविक विकास से हटकर जलवायु परिवर्तन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के तर्क को कमज़ोर बनाता है? चलिए कमज़ोर तर्क आपको ढूंढना है। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए फिर से मैं पढ़ देता हूँ। बोला कि अधिक से अधिक देश आजकल औद्योगिक विकास से हटकर जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जो अभी आप देख ही रहे हो ना, मौसम बदल रहा है, तो उद्योग पे उतना नहीं, जलवायु परिवर्तन पे ये सब ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं। तो निम्न कथन में से कौन सा और जैविक विकास से हटकर जलवायु परिवर्तन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के तर्क को कमज़ोर बनाता है, ये आपको बतलाना है, कमज़ोर तर्क ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि यदि जलवायु परिवर्तन वर्तमान दर से होता रहे तो शीघ्र ही मानव जीवन को बड़े पैमाने पर नष्ट कर सकता है। ये बोला जा रहा है यदि जलवायु परिवर्तन वर्तमान दर से होता रहे, जिस तरह से भी हो रहा है, तो शीघ्र ही मानव जीवन को बड़े पैमाने पर नष्ट कर सकता है। तो ये तो उस बात को स्ट्रॉन्ग बना रहा है ना, कमज़ोर तो बना नहीं रहा। जो स्टेटमेंट में जो जिक्र है तो ये तो बात सही कह रहा है, ये इसको और भी मजबूती प्रदान कर रहा है कि हाँ भाई, अगर आप जलवायु परिवर्तन पर ध्यान नहीं देंगे तो मानव जीवन जो है उसको काफ़ी नुकसान होगा, वो काफ़ी प्रभावित होगा। तो ये तो स्टेटमेंट को मजबूत बना रहा है, उसके एक सपोर्ट में बात कर रहा है, उसके फेवर में बात कर रहा है। तो फर्स्ट तो एक कमज़ोर नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग।
ठीक है, तो फर्स्ट तो आंसर नहीं होगा। सेकंड देखते हैं कि बहुत से देशों ने औद्योगिक विकास को पहले प्राथमिकता दी थी। तो देखो अब यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि बहुत से देशों ने ऐसा किया था, तो ये तो गलत हो गया। तुलना तो है नहीं, कहीं स्टेटमेंट में कहीं जिक्र है नहीं, ठीक है। और ये देखो क्या बोला कि बहुत से देशों ने औद्योगिक विकास को पहले प्राथमिकता दी थी, जो दीर्घावधि में पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो गई, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ लिखा है ना कि अधिक से अधिक देश, हाँ, तो ये सेकेंड वाला भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे बहुत से देशों ने ऐसा किया था। तो देखो, तो ये भी इस बात को क्या कर रहा है, ये भी बी नंबर जो है इसको क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो देखो मैंने बहुत से देशों को मैंने लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि अधिक से अधिक देश आजकल, यानी कि स्टेटमेंट में और देशों के बारे में जिक्र हुआ है। तो सेकेंड वाला तो है वो इसको क्या मजबूती प्रदान कर रहा है, इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहा है ना, कि औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी थी और जो कि दीर्घावधि में पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हुई। तो ये तो इसको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, मजबूती दे रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं। कुछ विशेषज्ञों की राय है कि जलवायु परिवर्तन इतना गंभीर नहीं है जितना उसे बताया जाता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के विकास में शुरू से अब तक नियमित रूप से घटती आ रही है। अब देखो, अब यही बातें स्टेटमेंट में बिल्कुल बोल रहा है ना कि यहाँ से हट करके अब जलवायु पे करना है। अब देखो ये जो विशेषज्ञ हैं वो इसको क्या करें, इसको कमज़ोर बना रहे हैं, कह रहे हैं ना, कह रहे यार ये इतना गंभीर नहीं है। तो ये क्या है, ये एकदम कमज़ोर तर्क है। सी नंबर जो है क्या, वो कमज़ोर है। सही आंसर सी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 25 चलो देख लेते। चलिए मैंने यहाँ आंसर भी दे रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पहले आप बनाएंगे खुद से तब आंसर पे आप लोग फोकस करेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं कि हाल ही के दिनों में विद्यालयों में परीक्षाओं के दौरान किताब से नकल करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है और उपरोक्त घटनाओं में हुई वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, कारण बतलाना है आपको। तो है कि विद्यार्थियों पर परीक्षा में अधिक अंक लाने का प्रेशर बढ़ गया है। सही बात है। तभी तो भाई चोरी वगैरह का सवाल आता है, बेस्ट करने की बातें होती है। अच्छे कॉलेजों में नामांकन, ये भी एक सही बात है। सामाजिक सम्मान के दबाव में विद्यार्थी अधिक अंक लाना चाहते हैं, ये तो कहीं सोसाइटी के बारे में बात नहीं हुई, तो इसको हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते। हाँ, फर्स्ट को कोरिलेट कर सकते हैं। और फिर है कि अभिभावक हर हाल में अपने बच्चों को शीर्ष पर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट में के अकॉर्डिंग आंसर आप जैसे जो ऑप्शन है उसके अनुसार आप ऑप्शन नंबर ई दे सकते हैं, ए और बी दोनों। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में लॉजिकल में इतना ही था। अगर आपको कैसा ये लगा है आप ज़रूर हमें मैसेज करें, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। और भी आपको मैं बता दूं कि अभी रीजनिंग और डीआई का सेशन, रीजनिंग और डीआई का मैंने कोर्स लॉन्च किया है। तो जो भी बच्चे अगर उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो काफ़ी कम फी में आप अच्छी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द जो है वो इनरोल्ड हो जाए और सेशन का फ़ायदा उठाएं। और जो भी बच्चे अभी तक लॉजिकल सेक्शन में नहीं जुड़ पाए हैं तो वो भी, मतलब ये जो मैंने क्लास जो रखा है वह स्पेशली लॉजिकल के लिए ही है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं आप भी जुड़ें और सेशन का आनंद लें, और निश्चित सफलता है तो आप इसको ज्वाइन करें। जो भी बच्चे जुड़े हैं या जो आपके कलीग हैं उनसे आप इसका फीडबैक ले सकते हैं, क्या है, नहीं है, कैसा है सेशन। ठीक है, और भी अपने मित्रों को बताएं, क्योंकि आप ही लोग के मदद से जो हम ये मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं और वो सफल हों, यही हमारा ध्येय है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। आप लोग भी स्वस्थ रहें, घर पे रहें और पढ़ाई को ना रोकें, क्योंकि बहुत दिन जो है आप लोग आराम कर चुके हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी है, एग्ज़ाम का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो पहले आप कुछ पढ़ेंगे तब तो एग्ज़ाम देंगे ना। तो आप लोग मन लगा कर पढ़ें, और कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरी होती है, हमारा ये जो नंबर है आप इस पर ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।